Hello everyone, welcome back to our online learning platform. Today we will talk about personality development theory. Theories of personality development भी कहते हैं. So it is a very important topic in the personality development. आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक. हालांकि कुछ लोगों को काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह मैं आपको पढ़ाऊँ कि आपको इंटरेस्टिंग लगे. तो जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी. तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे. थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी इज डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजी. देर आर डजन्स ऑफ पर्सनालिटी थ्योरीज. इट इज़ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस ओनली मोस्ट इफेक्टिव थ्योरीज. सो दीज आर एज फॉलोज. पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो थ्योरी है, इससे रिलेटेड जो अगर आप स्टडी करोगे तो आपको इस स्टडी में बहुत सी थ्योरीज आपको मिलेगी पर्सनालिटी से रिलेटेड सिर्फ. लेकिन इनमें से बहुत सी थ्योरीज ये स्टीरियोटाइप की थी, इसलिए वो आगे नहीं चली. तो जो बहुत ही फेमस और मोस्ट इफ़ेक्टिव थ्योरीज़ है वही हम सीखने वाले हैं. तो उनमें से सबसे फेमस थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड. मिस्टर सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी है वो बहुत ही फेमस है. देन हम पढ़ने वाले हैं ट्रेट थ्योरी बाय गॉर्डन ऑलपोर्ट की. और थर्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे बिग 5 मॉडल, जिसको 5 फैक्टर मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है. और जो फोर्थ थ्योरी है वो आज के डेट में भी काफ़ी फेमस है और इंटरेस्टिंग है, सोशल कॉग्निशन थ्योरी बाय अल्बर्ट बेंडूरा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टर सिगमंड फ्राइड से. सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी है वो है साइको एनालिटिकल थ्योरी, और इट इज़ वन ऑफ द फेमस थ्योरी. सिगमंड फ्राइड इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस. मिस्टर फ्राइड हैज़ गिवन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. ही assumed that personality is governed by unconscious forces that we cannot control. सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी है ये काफ़ी फेमस है. ये मिस्टर सिगमंड फ्राइड ये यूरोप में रहते थे और काफ़ी रिसर्च इन्होंने साइकोलॉजी में की है, और एक नई फील्ड उन्होंने साइकोलॉजी में बना दी. उसे कहते हैं साइको एनालिसिस. देयरफॉर सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं. इनकी थ्योरी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड पे है. बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च इन्होंने किया है. हालांकि कुछ कमियां भी है इनके थ्योरी में, लेकिन ये थ्योरी काफ़ी फेमस रही है साइकोलॉजी में. सो फ्रॉइड ने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, और ये डेवलप कैसे होती है, मतलब एक पर्सन की पर्सनालिटी डेवलप स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है अकॉर्डिंग टू हिम पर्सनालिटी किस पर बेस्ड होती है. फ्रॉइड मानते थे कि ह्यूमन पर्सनालिटी के अंदर अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं, उसी की वजह से वो बिहेव करता है. तो ये क्या है? एक होता है कॉन्शियस माइंड. इसमें आपको पता होता है, आप सब कुछ समझ के करते हो, लेकिन अनकॉन्शियस में आपको समझ नहीं आता है कि क्या और कैसे हो रहा है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, इसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू मिस्टर सिगमंड फ्राइड, much of behavior is caused by parts of personality which are found in 3 levels: the unconscious mind, the preconscious mind and the conscious mind. So फ्रॉइड मानते हैं कि पर्सनालिटी हमारे अंदर बहुत डीप माइंड में दबे हुए छुपे हुए वो चीज़ें जो हमें खुद रियलाइज़ नहीं होती, उनकी वजह से है पर्सनालिटी. जैसे कि कुछ लोग होते अगर गलत कर रहे तो उस वक्त में उन्हें पता नहीं चलता है कि वो गलत कर रहे हैं. ये सब कुछ उनके अनकॉन्शियस माइंड के वजह से होता है. तो फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ह्यूमन कैसे बिहेव करता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए दिया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, और उसी को हम सीखने वाले हैं. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉइड मानते हैं कि जो अनकॉन्शियस चीज़ें हमारे अंदर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है.
आपके सामने है कि 3 चीज़ों से मिलकर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बनी है। मीन्स वो 3 चीज़ें कौन सी है? ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। और वो 3 चीज़ें डिसाइड करती है कि हमारी पर्सनालिटी क्या होगी और कैसे होगी। वो 3 चीज़ें, तो उनमें से फर्स्ट है ईद। ईद के बारे हम पढ़ेंगे। ईद क्या है? द फ्रॉइड डिस्क्राइब द पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एज हैविंग 3 कंपोनेंट। द ईद इज द प्रिमिटिव इंस्टिंक्टिव component of personality that operates according to the pleasure principle। इसको सिर्फ प्लेजर चाहिए। और जो सेकंड है ईगो। द ईगो इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। और थर्ड है द सुपर ईगो। So super ego is the moral component of personality that incorporates social standards about what represents right and wrong। आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि वन बाय वन हम ईद, ईगो और सुपर ईगो को हम पढ़ने वाले हैं। तो हम ईद से स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। ईद क्या है और कैसे जो एक ह्यूमन है वो बिहेव करता है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है। ओके, तो क्या है ईद? तो ईद का एक ही काम है, टू सेटिस्फाई डिज़ायर्स, डिज़ायर को पूरा करना। ह्यूमन के अंदर जो भी इच्छा है उसको पूरा करना ही इम्पॉर्टेंट है ईद के लिए। जबकि आपको ऐसा लगता है मुझे अपनी इच्छा या डिज़ायर पूरी करना है, तो आपको समझना चाहिए कि ईद आपको कंट्रोल कर रहा है। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना है, अपनी डिज़ायर पूरी करना है, तो आपको समझना चाहिए कि ईद आपको कंट्रोल कर रहा है। तो फ्रॉइड मानते हैं कि ईद को इससे मतलब नहीं है कि इच्छा कैसे पूरी हो, उसको तो चाहिए बस डिज़ायर को और इच्छा को पूरा करना। तो समटाइम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो इविल मेथड या रॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकता है। ईद does not care about method or source to satisfy desires. He may adopt even evil method also. For example, किसी को कपड़े ख़रीदना है तो उसके पास पैसे नहीं है, पैसे है तो वो ख़रीदेगा, बट अगर नहीं है तो ईद कहता है, और शायद गलत रास्ता भी वो सिलेक्ट कर सकता है, उसको बस इच्छा पूरी होने से मतलब है। जैसे एग्जांपल है कि थॉट, एक बंदे के माइंड में थॉट आया कि मे अराइज इन द माइंड दैट चीटिंग इन एग्ज़ाम, बस क्वालिफाई होना, पास होना ही उसके सामने वो डिज़ायर है, तो वो उसको पूरी कर देगा। मतलब ईद उसके माइंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ठीक इसके उल्टा है सुपर ईगो। इट डज नॉट फोर्सेस ऑन ओनली सेटिस्फाई डिज़ायर। सुपर ईगो ओनली डिज़ायर पूरी करने पे ज़ोर नहीं देता। सोसाइटी में, समाज में वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करता है। सुपर ईगो उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करता है। ये कहता है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है। सुपर ईगो रॉन्ग चीज़ें करने नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईद एंड सुपर ईगो के बारे में हम बचपन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। बचपन में हमने अपने कार्टून में देखा होगा, एक व्यक्ति है या एक बच्चा है, उसके मन में एक साइड से रॉन्ग थिंग आ रही है और एक साइड से वैल्यूज़ वाले, संतों वाले विचार आ रहे हैं। तो ईद एंड सुपर ईगो में हमेशा फाइट होती रहती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, हमेशा फाइट चलती रहती है। ऐसा फ्रॉइड का मानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं, एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ़ है और आपको नहीं समझ आ रहा और आपको चीटिंग करने का मौका भी मिल रहा है, तो ईद बोलेगा कर ले, क्योंकि डिज़ायर है, मुझे क्वालिफाई होना है, जॉब लेना है। तो ईद है जो आपको चीटिंग करने पे तैयार भी कर सकता है।
बट दूसरी साइड में आपके मन में एक थॉट आएगा कि नहीं, ये गलत है, ये वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। जो लोग ज़्यादा पढ़ाई करके आए, तू चीटिंग करके उनका हक छीन रहा है, तो उसको हम कहेंगे संतों वाले विचार। तो सुपर ईगो हमें गलत करने नहीं देगा और वो सिर्फ वैल्यूज़ पे ही फोकस करेगा। वैल्यूज़, उसको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। और थर्ड जो है ईगो, बट फ्रॉइड का मानना है कि ये ईद और सुपर ईगो कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनका बैलेंस करने के लिए ईगो काम करता है। बोथ ईद एंड पर्सनालिटी may create a problem, therefore ego comes in a picture। वो ईगो जो आप सोच रहे, जैसे आप कहते कि इस पर्सन में काफ़ी ईगो है, तो फ्रॉइड कहता है कि ईगो अच्छी बात है, आपने ईगो का गलत मीनिंग लिया है। तो ईगो काम करता है रियलिटी पे। तो ईगो कुछ हद तक ह्यूमन वैल्यूज़ को मेंटेन रखता है। ह्यूमन के जो वैल्यूज़ है वो ईगो के ज़रिए से मेंटेन रहते हैं। तो ईगो यूजेस बैलेंसिंग एक्ट, देयरफॉर दिस एक्ट कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो ईगो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है तो उसे कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये 3 स्टेप में फ्रॉइड ने ये एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। अब हम जो सीखने जा रहे हैं आगे वो है 5 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलपमेंट एक ह्यूमन की होती है एक पर्सनालिटी के अंदर। देखो ये 3 चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। ईद, सुपर ईगो, ईगो। ईद कहता है कि आई वांट इट नाउ, मुझे अभी चाहिए, बस डिज़ायर पूरी होने से मतलब है। और सुपर ईगो कहता है कि नाइस पीपल डोंट डू दैट, ये वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहा है। और ईगो कहता है कि ईगो कंप्रोमाइज़ करता है यहाँ पे, मे बी आई कैन फाइंड अ कंप्रोमाइज़। ओके, ये बैलेंसिंग एक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोला गया। ओके, और इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ने वाले 5 स्टेजेस ऑफ साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट। So Freud's psychoanalytical theory of personality suggests that personality develops through a series of stages, each of which is associated with a major stages of biological function. More specifically, Freud theories that as people age, they pass through several systematic stages of psychosexual development in their personality. तो फ्रॉइड के ये सब थ्योरी में स्टेजेस है, उसमें समझाया गया है कि एक ह्यूमन की पर्सनालिटी स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलप होती है। ये सबसे ओल्ड थ्योरी है। इस डेवलपमेंट के स्टेज में 5 स्टेजेस, आज के जो थ्योरीज है उसमें स्टेजेस नहीं है, लेकिन ये ओल्ड थ्योरी है, इसमें डेवलपमेंट की स्टेजेस दी गई थी एक्सप्लेन करने के लिए। तो 5 स्टेजेस दी गई है। नाउ इन स्टेज में आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेजेस है वो है ओरल स्टेज, जो कि 0 से 1.5 ईयर्स तक होती है, बर्थ से लेके तो 1.5 साल तक, 1.5 ईयर्स तक। और दूसरी स्टेज है एनल स्टेज, जो 1.5 साल से लेके तो 3 साल तक है। फॉलिक स्टेज जो है वो 3 ईयर्स टू 6 ईयर है। लेटेंसी पीरियड है 6 to 12 ईयर्स। और जेनिटल स्टेज 12 to 18 ईयर आफ्टर पबर्टी। So people move into the stage, genital stage, a period of mature sexuality. So oral stage, तो इसलिए एक फेमस स्टेटमेंट जो फ्राइड ने दिया है कि बच्चे की जो 0 से 5 ईयर्स तक, मतलब 5 साल तक जो डेवलपमेंट होगी वही उसके आगे रहती है, इसलिए 5 साल तक बच्चों पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है, ऐसा फ्राइड का मानना है। सो फर्स्ट स्टेज जो है ओरल स्टेज, वी सीक आवर प्लेजर टू फुलफिल आवर डिमांड। ये जो ओरल स्टेज है इसमें बच्चा अपनी जो प्लेजर है वो फुलफिल करने के लिए ओरल का यूज़ करता है। तो स्मॉल बेबी फुलफिल हिज हर डिमांड थ्रू ओरल, मुंह से। इसमें अपनी प्लेजर सीक करते ताकि डिमांड फुलफिल हो जाए। सबसे छोटे बच्चे की डिज़ायर पूरी होती है उसके मुंह से, इसलिए स्टेज का नाम है ओरल।
फ्रॉइड कहते हैं कि इस एज के बच्चे ओरल बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं, जैसे बच्चे अंगूठा चूसते हैं। वो कहते हैं जिस बच्चे की ओरल स्टेज में इच्छा ये पूरी नहीं हुई और वो बच्चा इस एज से आगे बढ़ गया, तो बच्चा आगे भी ओरल प्लेजर सीक का बिहेवियर शो करेगा। ओके, तो सेकेंड स्टेज है एनल स्टेज। इन दिस स्टेज he or she satisfy desire through toilet training. So for example, some kids satisfy their desire by activity of toilet while sleeping also. इस स्टेज में बच्चों का शुरू हो जाता है टॉयलेट जाना, इसलिए वर्ड है एनल। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सुनकर, लेकिन फ्रॉइड कहते हैं कि बच्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं टॉयलेट जाके। जैसे कुछ बच्चे स्कूल में बार बार टॉयलेट जाते हैं, या कुछ बच्चे जब सोते हैं तो बिस्तर गीला करते, तो ये बच्चे अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं टॉयलेट करके। और ये जो थर्ड स्टेज है फॉलिक स्टेज, किड्स रियलाइज मेल और फीमेल। यहाँ भी फॉलिक स्टेज में उस बच्चे को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, एंड ही डेवलप अट्रैक्शन विथ अपोजिट जेंडर। ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा समझने लगता है कि मैं मेल हूँ फीमेल, और फ्रॉइड कहते हैं कि वो बच्चे फिर अपोजिट जेंडर के तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, जिसको अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कहा गया। और जो फोर्थ स्टेज है लेटेंसी, व्हेन रीच एट दिस स्टेज दैट बॉय और गर्ल फील शाय ऑन देयर अर्लियर बिहेवियर। अब तक जो बिहेवियर कर रहे थे उसके ऊपर वो शर्माते हैं, एंड स्टार्टेड लिविंग विथ सेम जेंडर। लेटेंसी वर्ड आया है, पहले हम लेटेंसी को देखेंगे कि लेटेंसी वर्ड आया है लेटेंट से, जिसका मतलब छुपा हुआ, हिडन। तो इस स्टेज में पहुंचकर जो बच्चों की फॉलिक स्टेज में अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन की जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग पर शर्म महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे वो अपनी सभी विचारों को दबा देते हैं। और जब वो फ्रेंडशिप पर पहुँचते तो बॉयज़ वो बॉयज़ से ही फ्रेंड्स करेगा बनाता है, और गर्ल सिर्फ गर्ल्स को ही फ्रेंड्स बनाती है। इस पीरियड को लेटेंसी पीरियड को मिडल एंड लेट चाइल्डहुड पीरियड कहा गया। और जो फिफ्थ स्टेज है, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है, जेनिटल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि दिस स्टेज ऑकर्स ड्यूरिंग एडोलसन टू एडल्टहुड। हमारे एडोलसन से एडल्टहुड तक का ये पीरियड है, और अपोजिट जेंडर इंटरेस्ट री इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में पहुंचकर अपोजिट जेंडर की तरफ फिर से अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए अब तक बच्चों में जो अपनी जो इच्छा को छुपाया हुआ था लेटेंसी में, अब वो इन इच्छाओं को शो करते, और इस स्टेज में बच्चे अपोजिट जेंडर के ही फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। सो फ्रॉइड ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है, इसलिए फ्रॉइड ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलप करने के लिए बच्चों के ऊपर 0 से 5 इयर्स तक फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थियरी, एंड आई होप यू फॉलोड व्हाट आई डिलीवर्ड इन दिस वीडियो। और इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।